अच्छा जनाब, पाकिस्तान का जो साउथ ईस्टर्न बॉर्डर है ईरान के साथ, फिर से एक दफ़ा सारावान का एरिया, वहाँ पे फिर से आज कुछ गनमैन जो हैं उन्होंने गोली वाली चलाई और उसमें 9 पाकिस्तानी जो हैं उनकी डेथ हो गई। ये सारा वाक़या उस वक्त हुआ जब जो इरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हुसैन अमीर अब्दुल्लिया जो हैं वो पाकिस्तान में आए हुए हैं और जो इंटरम फॉरेन मिनिस्टर हैं जिलानी साहब उनके साथ मुलाकातें कर रहे थे, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हम अपने कंट्रीज़ के जो एनिमीज़ हैं उनको बिल्कुल ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारे ब्रदरली टाइज जो हैं उनको डैमेज करें। ये लेकिन आज फिर से इतनी ज़्यादा बात करने के बावजूद भी और उससे पहले भी जो एक दूसरे के ऊपर अटैक्स किए थे, आज सिस्तान बलूचिस्तान का जो ये एरिया है सारावान में उसमें फिर से अटैक हुए। तेहरान के में जो हैं पाकिस्तान के एम्बेसडर मोहम्मद मुदस्सर तिपी, उन्होंने एक्स के ऊपर काफ़ी इसकी निंदा की और उन्होंने कहा कि ये हॉरिफाइंग किलिंग्स जो सारावान में हुई है, हम उस सिलसिले में ईरानियन गवर्नमेंट के साथ इन टच हैं, हम सपोर्ट करते हैं बीरीव्ड फैमिलीज़ को और हम चाहते हैं कि ईरान अपनी फुल कोऑपरेशन हमारे साथ जो है इस सिलसिले में एक्सटेंड करे ताकि पता चल सके ये कौन है। ईरान ने भी ये कहा है, जो प्रोविंस के डिप्टी गवर्नर हैं अली रज़ा मरहमती, उन्होंने कहा जी कि 3 आर्म्ड गनमैन जो हैं वो आए थे और उन्होंने फॉरेनर्स के ऊपर जो है उनके घर में घुस के जो है वो फायरिंग की और फिर उसके बाद सीन से भाग गए। डेफिनेटली हम इसको टेररिस्ट अटैक जो है वो कहेंगे। लेकिन इस बीच में फिर से पाकिस्तान और ईरान ने कहा है कि हम अपने ताल्लुकात इन टेररिस्टों की वजह से ख़राब नहीं करेंगे। लेकिन जनाब, अगर आप पाकिस्तान को कह रहे हैं कि तुम अपने अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको जो ईरान पे अटैक्स करते हैं उनको आप संभालो, तो फिर आप भी जो आपके मुल्क में लोग बैठे हैं आप भी उनको संभालो। फिर थोड़ा क्यों पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक हो रहे हैं। एक जनाब FIR जो है वो डाली गई है PTI ऑफिशियल्स के खिलाफ कि उन्होंने कहा जी कि पुलिस के साथ कराची के 3 तलवार एरिया के अंदर अपनी रैली में PTI के ऑफिशियल्स ने हमला किया और पुलिस कहती है जी कि इनको जो है रैली इधर ऑर्गेनाइज करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी अकॉर्डिंग टू ECP कोड ऑफ कंडक्ट। फिर भी इन्होंने किया, तो जिस वक्त इन्होंने हमारे साथ लड़ाई की तो फिर पुलिस ने इनके ऊपर बैटन चार्ज किया, एरियल फायरिंग की और टीयर गैस यहाँ पे छोड़ी इनको डिस्पर्स करने के लिए। सेवरल जो इनके PTI के ऑफिशियल से उनको अरेस्ट किया गया। अकॉर्डिंग टू DIG साउथ असद रजा जो हैं वो कहते हैं जी कि हमारे अपने खुद के भी 7 पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं इन क्लैशेस के अंदर इंजर हुए हैं और इन्होंने जो है केस के अंदर नाम लिया है PTI के खुरम शेर जमान, फ़हीम खान, सईद आफरीदी और अदील अहमद को कि इन्होंने यहाँ पे जो हैं ये क्लैशेस करवाए हैं। इसके अलावा जो लाहौर ATC का हमने आपको बताया था कि लाहौर में सनम जावेद को उन्होंने बेल दे दी थी और कहा था कि आप इलेक्शंस लड़ सकती हैं, लेकिन अब उनको फिर से जैसे ही ये आया ऑर्डर उसके बाद उनको फ़ौरन पकड़ लिया गया है। वो इलेक्शंस लड़ने वाली थी मरियम के अगेंस्ट NA 119 और PP 150 से एंड अगेंस्ट सादिक साहब फ्रॉम NA 120। इसके साथ साथ PPP जो है उसको भी बड़ी जो है वो शिकायतें हैं। उन्होंने आज एक लेटर लिखा है CEC के जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को। उन्होंने कहा जी कि हमारे भी जो वर्कर्स हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है लाहौर के NA 127 कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ से कि बीबी जरदारी कंटेस्ट कर रहे हैं। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो हैं ताज हैदर, उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ के ऑर्डर्स के ऊपर उनके वर्कर्स को उठाया जा रहा है। और इसके अलावा PMLN की जो काउंसलर खालिदा परवीन जो अब पार्ट ऑफ PPP हैं तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है वहाँ से। तो मतलब काफ़ी लड़ाई झगड़े हंगामे होते रहे यहाँ पे कराची में तो ख़ास तौर पे और बाकी भी मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी। इसके अलावा जनाब क्लैशेस हुए हैं PPP और MQMP के साथ भी, जिसमें कि एक MQMP का जो वर्कर है उसकी डेथ हो गई है और दूसरा जो है इंजर्ड हुआ है कराची के निज़ामाबाद नंबर 2 एरिया के अंदर। पुलिस कहती है कि इन दोनों वर्कर्स के बीच में यानी कि PPP और MQMP के वर्कर्स के बीच में लड़ाई हुई और उसमें 2 जो गाड़ियाँ हैं उनको भी आग लगाई गई। ये जो यहाँ से वीडियो आई है इस इलाके से वो ये शो करती है कि पार्टी एक्टिविस्ट जो है एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां उठा उठा के मार रहे थे। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जो है वहां पे जब एक आदमी को लाया गया जो कि कहा जा रहा है कि MQMP का था, तो हॉस्पिटल ने कहा जी कि ऑलरेडी इसकी डेथ हो चुकी थी क्योंकि इसके सर में गोली लगी हुई थी। MQMP के राब्ता कमेटी के जो मेंबर हैं ताहा सिद्दीकी, उन्होंने मीडिया को बताया कि PPP वर्कर्स जो हैं उनके ऊपर PPP वर्कर्स ने हमारे ऊपर जो है फायरिंग की और PPP चाहती है कि वो सारे के सारे शहर यानी कि कराची के ऊपर थ्रू टेररिज्म कब्जा कर ले, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो मतलब कराची जो है काफ़ी इवेंटफुल रहा जी वीकेंड के ऊपर। ठीक है पायन, खुश हो? अच्छा जी। बीबी जरदारी साहब जो हैं, जो माजिद भाई के बड़े फेवरेट जो लीडर हैं आफ्टर मौलाना साहब, उन्होंने कहा है जी कि कुछ पावरफुल लॉबीज़ जो हैं वो
बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो करेंगी जिस वक्त मैं जब पावर में आऊंगा और 17 मिनिस्ट्रीज खत्म करूंगा। ओ पायन खुदा दा ना लो यार। आज ये बात कर रहे थे जैबिस्ट के स्टूडेंट से इस्लामाबाद कैंपस में, और उन्होंने कहा जी कि हमारी जो पार्टी का मैनिफेस्टो है वो है चुनो नई सोच को, और हम जो है मुल्क के क्राइसिस को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पावरफुल लॉबीज़ जो हैं हमारे खिलाफ काम कर रही हैं और लोगों को अंडर प्रिविलेज रखना चाहती हैं। पायन अपने बारे में की ख्याल है, लड़काना दे बारे में की ख्याल है थोड़ा, तो वो रखना चाहती हैं। वो चाहती नहीं है कि ये उभर के आएँ सामने अंडर प्रिविलेज क्लास, और ये जो सुपीरियर क्लास है इसके ऊपर मैं बहुत सारे टैक्सेस लगाऊंगा। ये जो है इनको जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के जो मालिक हैं और जो पावर हाउसेज हैं इनको सब्सिडी दी जाती है हर साल 1500 बिलियन रुपीज़ की। तो इस सब को मैं ख़त्म करूंगा और 17 मिनिस्ट्रीज़ भी ख़त्म करूंगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो हमारा मैनिफेस्टो है उसका आप साथ दें ताकि हम मुल्क के क्राइसिस ख़त्म करें और हम मुल्क को आगे लेके जाएं। तो पायन फिर जड़ा तुम करोगे पावर हाउसेज ते माफिया के अगेंस्ट, उसके बीच तुहाडे वालिद साहब थे, तुहाडी फुफी भी आंदी है, फिर उन्होंने खिलाफ भी तुसी एक्शन लोगे। पायन क्या बातें कर रहे हो आप, हैं? तो बहरहाल जी ये है। अच्छा जनाब, BNPM के जो प्रेसिडेंट हैं सरदार अख्तर मेंगल, उनको अब इजाज़त दे दी गई है कि वो फरवरी 8 के जो इलेक्शंस हैं वो क्वेटा NA 264 में कंटेस्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑर्डर दिए हैं। 3 मेंबर सुप्रीम कोर्ट बेंच हेडेड बाय CJP काजी फायज ईसा, उन्होंने जो इनके खिलाफ एक फाइल की गई थी प्ली, जिसमें कि उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं जो RO ने रिजेक्ट किए थे, और ये प्ली डाली थी यासिर अहमद ने, जो कि इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से यानी कि क्वेटा NA 264 से इनके अगेंस्ट रन कर रहे थे उन्होंने, और उनको आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो RO यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर ये डिसीजन नहीं ले सकता, जिसके के बारे में मेंगल साहब ने भी कहा था कि ये मेरे खिलाफ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये जो है नॉमिनेशन पेपर्स आपके किसी बंदे के रिजेक्ट किसी बिला वजह के ऊपर, मतलब है बदनीयती के ऊपर आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ प्रॉपर रीजन। तो एज अ रिजल्ट इनको अब अलाउ कर दिया गया है कि आप इलेक्शंस कर सकते हैं, और RO को हुक्म दिया गया है कि भाई इनके पेपर्स जो है वो आप एक्सेप्ट करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब जो हैं उन्होंने आज गवर्नमेंट को बड़ी सख्ती से कहा है कि जनाब जो मीडिया वाला जो जर्नलिस्ट मेरे खिलाफ बात कर रहा है उसके खिलाफ आपने कोई एक्शन नहीं लेना है। पायन वेरी गुड। अच्छा पता नहीं उन क्यों किया थानू की किया गया। बहरहाल जी उन्होंने कहा जी कि कोई भी जर्नलिस्ट जो है या जनरल पब्लिक जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट की शॉर्ट कमिंग्स के ऊपर आवाज़ उठाता है तो उनके खिलाफ मोर्चा नहीं निकाला जा सकता। आज FIA को उन्होंने कहा जी कि ये जितने आपने नोटिस जो हैं जर्नलिस्टों के खिलाफ डाले हैं या वो इंडिविजुअल्स जो कि जुडिशरी को क्रिटिसाइज करते हैं, ये सारे के सारे आप वापस लें। और इन्होंने FIA DG को आज डायरेक्शन दी है कि जो भी जर्नलिस्ट जिनको के टॉर्चर किया जा रहा है फौरन 15 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट दी जाए कि उनको क्यों उठाया और क्यों टॉर्चर दिया गया। आज ये जो थे केस सुन रहे थे जो ये जर्नलिस्ट हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी और असद तूर के सिलसिले में, जिसमें कि कहा गया था जी कि अपना काम करने की वजह से इनको उठाया गया है और इनको टॉर्चर किया गया एलिजली। AGP जो हैं यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल्स जो हैं वो भी आज इधर कोर्ट के सामने आए। इस सिलसिले की 4 पिटीशंस जो थी वो डाली गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने सो मोटो नोटिस लेते हुए कहा कि किसी जर्नलिस्ट को उसके काम की वजह से उठाया नहीं जा सकता, और FIA जो है इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है फॉर क्रिटिसिज्म, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है इट इज एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो FIA ने लिस्ट डाली थी 47 जर्नलिस्टों की और यूट्यूबर्स की फॉर allegedly रनिंग स्मीयर कैंपेन अगेंस्ट जुडिशरी एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑन सोशल मीडिया, उनके लिए जो है पकड़ धकड़ शुरू थी जिसके के खिलाफ जो है बात की गई थी आज की हियरिंग में। FIA ने 115 इंक्वायरीज जो है वो कहते हैं जी हमने रजिस्टर की थी और 65 नोटिस हमने सर्व किए थे, जिसके बारे में आज CJP ने कहा कि फ़ौरन ये सारा कुछ वापस बुलाओ। ठीक है जी, खुश हो माजिद भाई? जी जी जी। अगर मोदी जी 2024 में आ गए तो इस मुल्क में आइंदा कभी भी इलेक्शंस नहीं होंगे। ये बात की कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज वो एड्रेस कर रहे थे ओडिशा के बचाओ समावेश रैली में भुवनेश्वर में, और उन्होंने कहा जी कि ये आखिरी मौका है 2024 में आपके लिए वोट डालने का ताकि बीजेपी से जान छोड़ी जा सके, वरना इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर वही सिस्टम वोटिंग का होएगा जो कि पुतिन के रशिया के अंदर है। इसके अलावा उन्होंने जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार साहब, उनके ऊपर भी बड़ा एतराज किया, जिन्होंने अभी रिसेंटली जो इनका इंडिया ब्लॉक था उसको छोड़ के बीजेपी की जो है NDA उसको फिर से ज्वाइन किया है।
बीजेपी की जो अलायंस है एनडीए उसको ज्वाइन किया है। उन्होंने कहा जी कि बीजेपी तमाम हमारे ऑपोजिशन लीडर्स को हाईजैक कर रहा है और हर किसी को नोटिस देता जा रहा है और लोगों को डरा रहा है कि अगर तुमने हमें ज्वाइन ना किया और उनको ना छोड़ा तो फिर हम तुमसे निपट लेंगे। वो कहते हैं जी कि इस तरह के जो कावर्ड्स हैं वो आप क्या समझते हैं कि वो मुल्क को, कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को क्या बचा सकते हैं? इसके अलावा जब नीतीश कुमार साहब के जाने पे उन्होंने कहा जी कि इंडिया अलायंस बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई है, हम बाकी के जितने भी अलायंस के मेंबर्स हैं हम यूनाइटेड हैं और हम बीजेपी को हर जगह पे डिफीट करने का करेंगे। इसके अलावा ओडिशा में थे तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के ऊपर भी उन्होंने काफी सारे एतराज किए। उन्होंने कहा कि इनका जो बाप था वो तो नेहरू जी की आइडियोलॉजी के ऊपर चलता था, लेकिन ये जो है बीजेपी की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं और इसलिए इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर बिल्कुल जो है ओडिशा का बेड़ा गर्क कर लिया है, तो लिहाजा आप इनको अब ना दें। कांग्रेस जो है वो असल में तीसरी पार्टी है ओडिशा में, नंबर 1 के ऊपर बीजेडी है जो कि हमेशा ज्यादातर जीतती है और उसके साथ उसकी अलायंस में जो बीजेपी है वो फिर जीतते हैं। और तो इसलिए कांग्रेस चाहती है कि इधर जो है ओडिशा के अंदर कुछ जीता जाए सीट्स जो हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे जो कुछ भी ओडिशा के अंदर डेवलपमेंट आई है वो कांग्रेस ने की है। मोदी जी जब से आए हुए हैं यहाँ पे कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ और अगर हुआ है तो मुझे बताओ क्या है। ते पायन उत्थे भी काफ़ी जमा है। अच्छा जनाब, आज न्यू दिल्ली के अंदर जो है सैनिटेशन के जो रिलेटेड वर्कर्स हैं उन्होंने आज मोर्चा निकाला हुआ था और आज उन्होंने अपने सर जो थे वो शेव किए हुए थे, कुछ ने, और कुछ लोगों ने रुमाल बांधे हुए थे, बहुत सारी औरतें भी थीं और वो आज उन्होंने एक फेक फ्यूनरल निकाला हुआ था दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का, जिसमें कि जाहिर है कि उनकी एफईजी थी, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि हमारे हालात बहुत ही ख़राब हैं, हमें जो है तनख्वाहें वक्त पे दी नहीं जाती हैं। पहले तो जो ये कंपनी है ग्लोबल वेंचर्स जो कि जिसका के काम है इन लोगों को हैंडल करना, सैनिटरी वर्कर्स को और इनको पैसे देना, वो जो है हमें ना तो पैसे देती है, पहले हमें 7 या 10 तारीख को मिल जाते थे लेकिन अब हमें वो भी नहीं मिलते हैं। इनकी टोटल तनख्वाह जो है पर पर्सन 17,000 पर मंथ है। वो कहते हैं जी कि इसमें क्या होता है लेकिन वो भी हमें वक्त पे नहीं मिलता है। दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा जी कि हम आपके सारे कंसर्न्स का ख्याल करेंगे, लेकिन सिर्फ मुद्दा आज का जो ये मोर्चा निकला था दिल्ली के अंदर वो सिर्फ पेज का नहीं था, सैलरीज का नहीं था, इसमें बहुत सारी जो औरतें भी पार्टिसिपेट कर रही थी। उनका कहना है जी कि ये जो ग्लोबल वेंचर जो कंपनी है जो कि हमको काम देती है वो बहुत सारे सेक्सुअल फेवर्स भी मांगती है अनमैरिड औरतों और विडोज जो हैं उनसे, और वो कहते हैं अगर तुमको काम चाहिए तो ये सेक्सुअल फेवर देना पड़ेगा वरना तुम्हें काम नहीं मिलेगा। अलेजली उन्होंने ये कहा। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि ये जो हॉस्पिटल जिसके के लिए ये काम करते हैं उसकी भी कोई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं है जिसको कि ये औरतें जाके कंप्लेन कर सकती हैं, जिसकी की वजह से ये एलिगेशंस जो हैं वो उनको प्रूव किया जा सकता है। वो कहते हैं जी कि दिल्ली की पुलिस जो है वो भी बिल्कुल इसके ऊपर खामोश है और हम जो सैनिटरी वर्कर्स हैं जो कि हम ना सिर्फ इस हॉस्पिटल को बल्कि सारे इलाके को भी इंश्योर करते हैं कि ये इधर जो बुरारी हॉस्पिटल का एरिया है वहाँ पे सफाई रहे, तो हमारा कोई ख्याल नहीं किया जाता है। तो अब इन्होंने 10 डेज स्ट्राइक शुरू की है और वो कहते हैं जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएंगी और जब तक ये कंपनी सेक्सुअल फेवर्स लेना बंद नहीं करेगी औरतों से, उस वक्त तक हम काम फिर से शुरू नहीं करेंगे। ते पायन ये देख लो, वैसे जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, और वैसे भी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल साहब वो तो कहते हैं मैं बहुत सुधार लाया हूँ। तो पायन फिर अगर सुधार वाकई अगर तुसी वैसे लाए हो, नुक्कड़ के ऊपर इन्होंने क्लिनिक खोले हैं, काफ़ी लोगों की जो बिजली है वो माफ़ कर दी है, काफ़ी कुछ वैसे काम किया है। तो पायन ही ना गरीब लोगों का भी फिर तुसी सोचो व्हाट इज़ दिस, आप क्यों नहीं सोच रहे। और जनाब वीकेंड के ऊपर हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 और आपको बड़ी हैरत होगी सुन के कि ये जो हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स इन गांधीनगर गुजरात में, इसमें शाहरुख खान की किसी एक फिल्म को भी, ना जवान को और ना पठान को कोई अवार्ड मिला, ना शाहरुख खान को मिला, ना उनके बनाने वाले किसी फिल्म वाले को मिला। इसमें जो बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का जो था, अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स द बेस्ट एक्टर जो था वो मिला 12th फेल को के में जिसने काम किया था विक्रांत मस्से ने, उसको मिला। रणवीर कपूर को एनिमल के लिए मिला बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल कैटेगरी। बेस्ट फिल्म पॉपुलर जो थी वो रही 12th फेल। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स के लिए जोरम रही। बेस्ट डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा जिन्होंने के 12th फेल बनाई थी वो। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड मिला रानी मुखर्जी को
को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले। फुल लिस्ट जो है आप जाके देख सकते हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स की उस पर। लेकिन बहुत ही हैरत हुई कि शाहरुख खान की फिल्मों ने तो बड़े लंबे लंबे करोड़ खींचे, लेकिन कोई उनको नॉमिनेशन नहीं मिला। अमेजिंग, यस। ओके अच्छा जनाब, एक वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें कि देखा जा रहा है कि राहत फतेह अली खान साहब एक जो बच्चा है उसको बहुत बुरे तरीके से अपने जूते से जो है वो पीट रहे हैं, फिर उसको थप्पड़ मार रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि वो बोतल किधर गई। अब जब उन्होंने बोतल का पूछा तो लोग बड़े परेशान हो गए कि भाई ये मार पीट रहे हैं और बोतल कौन सी जो है उसके मुझसे पूछ रहे हैं। उसके बाद जी फिर ये सोशल मीडिया पे आए और इन्होंने बड़ी माफी मांगी। इन्होंने कहा जी कि ये एक पर्सनल मैटर है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट का नाम है नवीद हसनैन। उस वीडियो के अंदर जिसमें ये माफ़ी मांग रहे हैं उसी वीडियो के अंदर हसनैन भी नज़र आ रहे हैं जो इनके साथ खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं जी कि ये जो है मेरे बाप की तरह है, मेरे उस्ताद हैं, ये हमसे प्यार भी बहुत करते हैं और जिस किसी ने भी ये वीडियो को लीक किया है वो ब्लैकमेल कर रहा है और इनको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है वो। और असल में बोतल क्या थी, वो कहते हैं जी कि ये बोतल इन्होंने मुझे दी थी संभालने के लिए, मगर मैंने उसको घुमा दिया, उसके अंदर एक पीर साहब का दम किया हुआ पानी था। अब कौन सा पानी था वो पता नहीं है और किस पीर ने दिया था वो भी पता नहीं है। तो बहरहाल वो मैंने मिसप्लेस कर दिया था तो इसलिए जो है फिर उन्होंने, लेकिन लोगों ने बहुत आज जो है बैश किया राहत फतेह अली खान साहब को कि तुम अपना स्टेचर देखो और तुम कैसे जूतों से और थप्पड़ जो है वो एक बच्चे को जो है मार रहे हो। बहरहाल जी बच्चे भी आजकल बेशरम हो गए। पीर साहब का पानी सी, हाँ पता नहीं केड़ा पीर सी हो इतना इंपॉर्टेंट पानी था जिसके लिए जूतों से मार पड़ी है। और जनाब बिग बॉस 17 का ग्रैंड फिनाले था। ग्रैंड फिनाले पे जो सलमान खान साहब जो थे स्टेज पे अपने भाई अरबाज खान और सोहेल खान के साथ नजर आए। यहाँ पे भारती जो थी वो अपना कॉमेडी वो कर रही थी, सेगमेंट दे रही थी। उसमें भारती ने इनसे पूछ लिया, उन्होंने कहा ये जो अभी अरबाज की नई शादी हुई है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सलमान तुम क्या जो है अपने दोनों भाइयों को क्या एडवाइस देते हो? दोनों की पहले डिवोर्सें हुई, फिर अब दोनों ने शादियां की। तो उस पे सलमान ने कहा कि मेरे दोनों भाई मेरी एडवाइस लेते नहीं है, लेते तो ये शादी नहीं करते तो उस पे जाहिर है कि लोग जो हैं वो बड़ा हंसे हैं। एंड जनाब वीकेंड के ऊपर जो टेनिस के लवर्स हैं उन्होंने तो जो स्टनिंग गेम देखी है ना, सिनर ने वो सिन क्रिएट किया ओह जैनिक सिनर 22 इयर्स का सिर्फ ये लड़का है, उसने डिफीट किया रशिया के डैनियल मेडवेडेव। बहुत ही सख्त किस्म का मैच था ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का और 5 सेट्स थे और पहले जो 2 सेट्स थे वो तो ये हार गया। उसके बाद जो बाकी के 3 सेट्स थे 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 से इसने जीता। 3 घंटे का ये जो था फाइनल था। ही हैज बिकम द फर्स्ट इटालियन सिंस एड्रियानो पेनाटा इन 1976 टू विन अ ग्रैंड स्लैम। इससे पहले आपको हमने बताया ही है कि सेमीफाइनल्स में इसने जोकोविच को भी हराया था और वेरी यंग 22 इयर्स ओल्ड। और वो कहते हैं जी कि अभी तक जो इन्होंने जितने भी गेम्स खेले थे उसमें इन्होंने सिर्फ एक सेट जो था वो हारा था। ये जो 10 टाइम ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन थे नोवैक से भी इतनी ज़बरदस्त इनकी गेम थी। और अपने जो पिछले 11 मैचेस खेले हैं इन्होंने उसमें से 10 इन्होंने जीते हैं और ये तमाम के तमाम मैचेस जो थे जो टेनिस के जो टॉप 5 प्लेयर्स थे उनके साथ थे। एवरीबॉडी टुक हिम वेरी लाइटली। ये तो कोई बच्चा सा है इसको मार देंगे। हाँ मगर क्या उसकी फिजिक है और क्या हाइट है और क्या उसका जो टेक्निक आप देख रहे थे माजिद भाई कि कैसे वो ईज के साथ खेल रहा था। लग रहा था कि इट्स पीस ऑफ केक है, कोई मसला ही नहीं है, ऐसे मार रहा था उसको वो जो है इसको रशियन को। हालांकि वो रशियन भी बड़ा तगड़ा था लेकिन वाओ जब 2 सेट्स इसने हारे ना मैंने कहा बस गया उनका का। बट माई गॉड व्हाट रेजिलियंस ही शोड एंड केम बैक। एंड जनाब कराची के अंदर जहां पे एक तरफ कत्लो गारत और लड़ाई थे, झगड़े एक दूसरे के बाल खींचे जा रहे थे और थप्पड़ मुक्कियां हो रही थी, दूसरी तरफ 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट जो है इवेंट्स भी चल रहे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कराची के अंदर द फर्स्ट एवर इंटरनेशनली सर्टिफाइड मैराथन जो है वो की गई, वर्ल्ड एथलेटिक्स सर्टिफाइड मैराथन, जिसका के लेवल वही है जो कि आप देखते हैं दुबई में या पेरिस में या लंदन में या न्यूयॉर्क में, वैसे स्टैंडर्ड का। मतलब है इन्होंने पाकिस्तान में ही ना मतलब 2 नंबर कंट्री समझा है पैन। व्हाट इज दिस? कराची के अंदर जनाब ये वर्ल्ड लेवल की हुई है मैराथन
और यहाँ पे जो मर्द थे उनके लिए 42.2 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो इन्होंने कवर करना था, और विमेन जो थी उनके लिए 21.1 किलोमीटर का था। सीईओ ऑफ स्पोर्ट्स जो हैं इन पाकिस्तान, शोएब निज़ाम, उन्होंने कहा जी कि पिछले 8 से 10 साल में पाकिस्तान के अंदर भी मैराथन के अंदर बड़ा इंटरेस्ट हो गया है, लिहाजा हमने ये बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ऑर्गेनाइज किया है और बड़ी लार्ज तादाद में लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन इन पाकिस्तान, एक एनजीओ जो है आहंग, उसने भी एक बाइकाथॉन अरेंज किया हुआ था कराची के अंदर, जिसमें बेशुमार लड़कियों ने जो है वो कहती जी ओ लड़कियां निकल दिया नहीं करो, साइकिल चलाई उन्होंने जनाब, साइकिल चलाई। कोई 120 साइकिलिस्ट जो थी, उसके अंदर वैसे आदमी भी कुछ थे, उन्होंने जनाब होटल जो है मेट्रोपोल शाहराह फैसल पे, वहां से लेके बाग इब्ने कासिम जो है सी व्यू पे, वहां तक जो है साइकिलें चलाई, जिसमें कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ, इसने कहा जी कि इसमें काफी लोग हमसे बात करते रहे कि ये आपने साइक्लाथॉन क्यों निकाला है, तो हम उनको रास्ते में पैम्फलेट्स देते जा रहे थे और उनको बता रहे थे कि विमेन के खिलाफ जो हैरेसमेंट के केसेस मुल्क में बहुत बढ़ते जा रहे हैं, स्पेसिफिकली कराची के अंदर, तो उसके खिलाफ हमको काम करने की जरूरत है। तो इसमें भी काफी लोगों ने दिखाई एंथुजियाज्म, और काफी बड़ी तादाद में बड़ी ही हसीन खवातीन इसमें देखी गई। मैंने भी देखा इसका छोटा सा एक टुकड़ा है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाकिस्तान को नजर बद से, बहुत बद नजर बैठे हैं आसपास, क्या करे अब मासूम पाकिस्तान। एंड जनाब आईसीसी ने लिफ्ट किया है बैन श्रीलंकन क्रिकेट के ऊपर। आपको पता ही है कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट के ऊपर ये जो है बैन लगाया था, ये कहते हुए कि पॉलिटिकल मेडलिंग जो है बहुत ज्यादा होती है और बोर्ड जो है उसको इससे ऊपर होना चाहिए, और इन्होंने सस्पेंड किया था वर्ल्ड कप 2023 नवंबर 10 2023 में, और उन्होंने कहा था जी कि आपको जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी नहीं आएंगी और आप ये जो अनोमलीज हैं इनको खत्म नहीं करेंगे और ऑटोनोमसली इसको मैनेज नहीं करेंगे अपने क्रिकेट बोर्ड को, आपको जो है सस्पेंडेड रखा जाएगा। उसके बाद जो है काफ़ी सारे इन्होंने गवर्नर्स और रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के जो हैं वो लिए थे, मेजर्स लिए थे, तो ये किया। लेकिन अब ये बैन जो है ये उठाया गया बड़ा लेट हो गया, क्योंकि इनके मुल्क में यानी कि श्रीलंका में आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला था, तो इनसे फिर राइट्स ले लिए गए थे होस्टिंग के। ये मैचेस जो हैं इस वक्त साउथ अफ्रीका के अंदर चल रहे हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज टुडे इज अबाउट इंडियन बॉलर जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को खींचा है आज आईसीसी ने फॉर इनअप्रोप्रिएट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इंग्लैंड्स ओली पोप। जब इनको जो है इंग्लैंड ने 28 रन की टेस्ट डिफीट दी ओवर दिस वीकेंड, हुआ ये कि ये इंग्लैंड की सेकंड इनिंग्स चल रही थी और ये बॉलिंग कर रहे थे, जबकि डिलिबरेटली इन्होंने स्टेप किया ओली पोप के रास्ते में जब वो जो है रन लेने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी की वजह से उनकी बॉडी ने इनअप्रोप्रिएटली टच किया पोप की बॉडी को। पोप जो है उसने 196 रन्स बनाए थे, जिसकी की वजह से इंग्लैंड जो है इंडिया को हरा सका। और जब इनसे पूछा गया आईसीसी ने इनको बुला के, तो बुमराह ने एडमिट किया कि उससे ऑफेंस हुआ है और उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो उनके ऊपर अब सैंक्शन लगाई गई है और उनको 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया है, जो उनके डिसिप्लिन रिकॉर्ड के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। ये जो होती हैं इस तरह के ब्रीचेस जो होते हैं वो ज़रा थोड़े से माइनर होते हैं, तो अगर मिनिमम पेनल्टी दी जाए तो उनको रेप्रिमांड किया जाता है, या मैक्सिमम अगर दी जाए तो 50% ऑफ मैच फी ली जाती है, या 1 to 2 डीमेरिट पॉइंट्स जो हैं वो दिए जाते हैं, जो कि अब इनके बुमराह के केस में 2 चीज़ें की गई हैं। तो इनको रेप्रिमांड यानी कि इनको अब डांटा गया बुला के, और इनको 1 डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। बुमराह ने तबाही किस्म की ये जो टेस्ट चल रहा है उसमें इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें इसने बॉलिंग की, और इस टेस्ट के अंदर भी ये जो था इसमें 6 विकेटें इसने ली थी, तो लीडिंग इनका विकेट टेकर है ये बुमराह जो है। वेरी वेरी ब्रिलियंट, ब्राइट, वेरी ब्राइट स्टार जो है इंडिया की बॉलिंग। और बहुत है उनके पास, हाँ बेशुमार बेशुमार है, मुंडे ही मुंडे ये थी हमारी आज की न्यूज़।